अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। हमाद अज़हर तकरीबन 8 माह के बाद मंजर आम पर आए और मंजर आम पे आने के बाद उनको 10 मिनट में 51 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मिल गई। PTI की जानिब से एजेंसियों की मुदाखलत के जो इल्ज़ाम था उसको बड़ी तक़वियत दी गई, बड़ी हिमायत की गई, तहकीकात का मुतालबा किया गया। लेकिन अगर 51 मुकदमात में 10 मिनट में अगर उनके एक रहनुमा को जो 9 मई के बाद तकरीबन 8 माह जो है वो छुपे रहे और कानून का मजाक उड़ाते रहे, मैं तो यही कहूँगा, उनको तलब करते रही, कानून तलब करते रही, उसको सिक्योरिटी एजेंसी तलब करते रहे, उनको उससे पूछते रहे कि आप इन चीज़ों के अंदर अपने सवालात का जवाब दें, आप इन चीज़ों में मुलव्वस हैं या नहीं है, उनका जवाब दें, अदालतों में आके पेश हों। लेकिन वो 8 माह तक कानून को मुँह चढ़ाते रहे। लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो उनको 10 मिनट में तकरीबन 51 मुकदमात में ज़मानत मिल गई। मेरा सवाल, मेरा इख्तलाफ ये नहीं है कि उनको इसमें ज़मानत क्यों मिली, मैं इख्तलाफ ये भी नहीं है मेरा कि उनको मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरा इख्तलाफ इस बात के ऊपर है, क्या एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी, क्या उसको 10 मिनट में 51 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लेटर के हवाले से बात करें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी काफ़ी मेहरबान नज़र आई PTI के ऊपर। हम कानून जो मुकदमात हैं उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम लोग अगर फवाद चौधरी के मुकदमे की बात करें तो उनको भी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब तो शखाना केस के अंदर भी बुशरा बीबी और बानी PTI को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, बल्कि सज़ा जो है उसकी मअतल कर दी गई, नैब की तरफ से इस्तदा की गई। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर आसिफ जलाल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर, ये 10 मिनट में इतनी ज़मानतें मिल जाना, क्या ये मुमकिन है कि आम शहरी के लिए, अगर खुदा न खासा आप या मैं अगर 51 मुकदमात में अगर किसी अदालत के सामने पेश हो तो क्या हमारे ऊपर भी ये मेहरबानियां हो सकती हैं? सर, ये बड़ी हैरानकुन बात है। वैसे मतलब पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको 10 मिनट में 51 केसेस में जमानत मिल सकती है। यहाँ तो आप देखें कि अदालतों में जाएं आप, लोग धक्के खा रहे हैं, साला साल से जो है ना उनके फैसले नहीं होते। बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे कि बंदा मर चुका है, अरसा दराज पहले वो मर चुका है जेल के अंदर, और उसको जो है ना वो अदालत बरी कर रही है उसके मरने के बाद। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। और दूसरे नंबर पे असद साहब, 9 में एक छोटा वाकया नहीं था, ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अटैक था। ये पाकिस्तान की रियासत, मैं इसको फौज पे अटैक नहीं कहता, ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अटैक था, ये पाकिस्तान के नजरियात के ऊपर अटैक था। और आप देखें कि आज कितना अरसा हो गया 9 मई को हुए, अभी तक सिर्फ चंद 51 लोगों को सजा दी गई है, वो भी सिर्फ 5-5 साल। क्या ये इंसाफ पे मबनी फैसले हो रहे हैं? ये तो कोई भी कल को ग्रुप उठेगा, उठ के फौज की तनसीबात पे हमला शुरू कर देगा, उठ के जाके मियां वाली के एयरबेस, अभी अब देखे रिसेंटली बलूचिस्तान में तुर्बत पे जो सुना है कि एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। अगर वो गलत काम है तो ये जो मियां वाली पे जिन्होंने अटैक किया था ये कैसे ठीक हो सकते हैं? ये भी तो गलत है, इन्होंने भी तो मुल्क के साथ दुश्मनी की है। देखें, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, इस मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी आप ये अदालतें, हमारी अदालतें, कभी ये जमानत दे देती हैं, कभी उसी केस में गिरफ्तार कर देती हैं, मुल्क को तमाशा बना के रखती है। आसिफ समझ साहब, नहीं आ अभी रही मुराद असद सईद साहब, हैं, इमराज सईद यकीन हैं, करें समझ फैसल नहीं आ जावेद रही हैं, कि इस उनको मुल्क भी के साथ राहदारी ये क्या जमानत दी करना गई, चाह रहे शहरियार हैं। अफरीदी हैं। ये बाकी तमाम तर लोग भी तो है ना जिनको जमानतों पर रिहा किया गया। असद कैसर हैं, ये भी मुलव्वस थे इन तमाम तर चीज़ों के अंदर, इनके बयानात मौजूद है जिस तरीके से ये लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, बल्कि GHQ की तरफ जाने की जो है वो तलकीन कर रहे थे बेसिकली अपने बयानात के अंदर। आप समझते हैं कि फिर जाहिर सी बात है, फिर सवाल तो इस तरह के पैदा होते हैं ना कि शायद कोई डील हो रही है पसे पर्दा, या इस तरह के कोई मामला तय होने जा रहे हैं लोगों के। अगर आप समझते हैं कि रियासत अगर 9 मई में मुलव्वस अफराद, जिस तरह आपने 9 मई की संगीनी को बयान किया, तो सर फिर ये बातें कहाँ जाके रुकेंगी? अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी और इस तरह के लोग अगर सामने आना शुरू हो जाएंगे और फिर जमानतों पर रिहा होना शुरू हो जाएंगे, राहदारी जमानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये तो एक पैगाम तो कुछ मनफी नहीं चाहेगा आवाम को भी। सर, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम अवाम के लिए जा रहा है कि जो उठे जाके कोर कमांडर हाउस पे अटैक कर दे उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो उठे जाके किसी फौजी को गोली मार दे उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बड़ा गलत हो रहा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, आपने बात की असद कैसर की, आपने शहरियार अफरीदी की बात की, दीगर लोगों की बात की। सब लोगों को पता है कि ये किस किस्म के बयानात देते रहे हैं।
इनकी वाज़ेह वीडियो मौजूद है जब ये लोगों को आर्मी तनसीबात को अटैक करने का लोगों को कह रहे हैं। अभी चंद दिन पहले असद कैसर साहब की एक वीडियो आई है जिसमें कह रहे हैं कि अगर हम बाहर आ गए तो हमें कोई रोक नहीं सकेगा। ये किस किस्म का, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या ये इतने ज्यादा है कि ये बाहर निकलेंगे तो दूसरे बाहर नहीं निकलेंगे? ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं और इन्हीं को जमानतें मिल रही हैं। ये बिल्कुल देखें नाकाबिले कबूल है असद, बिल्कुल नाकाबिले कबूल है कि फौज के ऊपर, रियासत के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था ना, उनको जमानतें दे रहे हैं। अगर आप इनको जमानतें दे रहे हैं तो फिर मुझे ये बताइए, वो जो सूफी मोहम्मद वाले थे उनको आपने इतनी बड़ी बड़ी सजाएं क्यों दी? उन्होंने क्या किया था? क्या वो रियासत पे अटैक? उन्होंने तो यही कहा था ना, तो हम इस्लाम साहब ये नाफिज प्रेशर करेंगे। तो नहीं है कि अवामी ताकत शायद साथ है इनके, या इलेक्शंस के अंदर एक बड़ी सर तादाद मुझे के ये अंदर ये बताए ना, पार्टी कौन सी इतना अवामी कुछ होने के ताकत? बावजूद भी सर जीती? कौन सी शायद ये अवामी प्रेशर तो ताकत? नहीं है कहीं? असद कौन सी अवामी ताकत? कल इन्होंने नहीं एक सर, एहतजाज किया पेशावर में, सर कितने इतना लोग थे? कुछ होने के बावजूद उनसे निशान ले लिया गया, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा था। जिस तरीके से पार्टी के साथ उनके साथ मामलात हुए, अदालती फैसले उनके खिलाफ हुए, फिर उनके बानी बानी जो चेयरमैन हैं उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। उनकी लीडरशिप तकरीबन सारी जेल के अंदर थी, बड़ी टॉप लीडरशिप को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। उसके बावजूद वो आज़ाद हैसियत के तौर पर बड़ी तादाद में सामने आए। तो शायद ये प्रेशर तो नहीं है कि शायद एक अवामी ताकत उनके साथ है तो थोड़ी नरमी बढ़ती जा रही है इस वजह से? असद मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, केपीके में 97% जो स्कूल टीचर्स हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, वो इमरान ने पिछले 10 साल अपने दौर में अपने कारकुनों को उसने वहां पे भर्ती करवाया, सरकारी मुलाजमीन। अच्छा, वो इतने एक मतलब वो लोग अपने लायल हैं अपनी पार्टी के साथ जिन्होंने उनको भर्ती करवाया कि उन्होंने उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। स्कूल टीचर थे ना आपके, इलेक्शन का जो अमला था, इलेक्शन का जो अमला था वो स्कूल टीचर्स थे ना ज्यादा। आपके आरओज कौन थे? आपके डीआरओज कौन थे? यही लोग थे। अच्छा, केपीके में इन लोगों ने पोलिंग स्टेशन हाईजैक करके रखे, किसी और को नजदीक नहीं आने दिया। क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए कि वहां भी वो थोड़े से पोलिंग स्टेशन खोले और चेक करे कि वहां पे क्या हुआ है? मैं इंतखाबात में धांधली की तो बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर इंतखाबात में देखें, धांधली जाहिर सी बात है, आप ये अगर बात कर रहे थे पंजाब ना, में धांधली हुई है तो फिर आप ये केपीके बात कर पे रहे थे, आप फरिश्ते ये नहीं थे बात वहां कर पर, रहे ये हैं बात तो मौकफ सामने आ चुका है। असद, मेरा कहने आप का ये मतलब ये है बात कि कर फिर रहे भी हैं। बड़ी देखें, तादाद में तो मैं ना, पंजाब में भी जीते हैं ना, पंजाब में या बलूचिस्तान में भी सीटें सर रिकॉर्ड में कामयाब पंजाब हुए में हैं, भी जिस सिंध तरीके में से भी जीते निकालने में हैं, मैं कामयाब हुए खुद हैं। इलेक्शन वाले दिन पूरा दिन मैं बाहर रहा हूं, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन का मैं विजिट करता रहा हूं। मैंने देखा यहां पे भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे। यहां पे भी जो अमला था आपका, 95% जो अमला स्कूल टीचर्स का जो था वो तहरीक इंसाफ के लोगों पे मुश्तमिल था। वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट 95% डालने ऐसे गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट सुना दें आपके 95%, सर ये तो बचे कुछ नहीं बाद में पीछे तो। सर इनका इनका जो अमला है, यकीन करें, मैं जिन पोलिंग स्टेशन पे गया हूं ना, मैंने वहां पे देखा कि मुझे वहां पे 95% जो लोग हैं ना, वो तरीके, सरकारी मुलाजमिन की मैं बात कर रहा हूं, आम लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वहां पे इलेक्शन करवा रहे थे। ठीक है? अच्छा, उसमें जो नून लीग के लोग जाते थे या किसी और पार्टी के जाते थे, उनको जनाब उन्होंने वो लगाना कि आपका वोट यहां पे नहीं, आप चले जाएं। दोबारा जब नून लीग के लोग वहां पे जाते थे और उसके बाद उनको कहते थे ठीक है वोट डाल दें। मतलब ये कोई अजीब तरीका चलता रहा और मुझे हैरानी होती है। यही शिकायत जो है वो पीटीआई के लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सर वो गलत कर रहे हैं, शायद उनकी शिकायत पीटीआई के लोगों का, कॉपी कर लिया पीटीआई के, या आपको भी पता है सर, आप दे रहे भी हैं बड़े पुराने इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, आपकी भी जिंदगी गुजर गई है इस फील्ड में, और तज्जिए करते हुए आप मतलब आप यहां बैठ के इस विंडो पे बैठ के आप तज्जिए नहीं करते। मैंने आपको मैदानों में भी जाके काम करते हुए देखा है। ठीक है? जब आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मैंने उस वक्त आपको देखा है। देखें, पीटीआई का जो काम है ना, जो वो काम खुद करते हैं उसी का वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। मैं आपको मैं बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में अगर सबसे ज्यादा धांधली किसी ने की है तो वो पीटीआई है, और ये चोर चोर दूसरों को कह रहे हैं। आसिफ साहब, अदालती मामला के ऊपर आ जाते हैं ना सर। ये 6 जजेस जो खत लिखा गया है 6 जजेस की जानिब से,
इसके ऊपर आपकी क्या क्या राय है? आप समझते सर हैं कि मुझे जब एक सर कमीशन मुझे बना ये दिया गया बताइए, है जस्टिस रिटायर्ड मुझे ये असदुद्दीन बताइए हुसैन जिलानी के मुझ, सरबराही में, तो जी ये जी जो सो मोटो लिया गया है आज चीफ जस्टिस की जानिब से, ये कुछ जरूरी गैर जरूरी चीज नहीं थी? आप समझते हैं कि जब एक कमीशन काम कर रहा है, आप समझते हैं कि एक निगरान की हैसियत से जैसे वो एक जज लगाया जाता था सुपरविजन के तौर के ऊपर, तो अब ये एक मुदाखलत नहीं होगी शायद ये कमीशन के भी मामले में? अच्छा असद साहब मुझे एक चीज बताइए, ये जो 6 जजेस हम्म। जिनको आज याद आया कि एजेंसियां जो है ना वो मुदाखलत कर रही हैं, जब हम्म। मियां नवाज शरीफ का केस इन्हीं की अदालतों में चल रहे होते थे, तो उस हम्म। वक्त तो बड़े वाज़ेह तौर पे वीडियोस भी आई, अभी तो कोई ऐसी चीज सामने भी नहीं आई, कोई सबूत नहीं है हम्म। जिसमें हमें नजर हम्म। आए कि जजों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उस वक्त आपको याद होगा जब वो अकामा केस मियां नवाज शरीफ का चल रहा था, तो उस वक्त या अल अजीजिया मेरे ख्याल में केस चल रहा था, तो आपको याद हम्म। होगा उस वक्त एक कर्नल साहब की वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, हम्म। ठीक है। तो उस वक्त तो किसी जज को यह ख्याल नहीं आया कि हम एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ जो है खत लिख दें, बल्कि जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने यही बात कही तो सारे उनके जी। खिलाफ हो गए और उनको घर भिजवा दिया। तो ये हम्म। जज उस वक्त सोए हुए थे। तो सर आप क्या समझते हैं कि फिर एजेंसियों की मुदाखलत अभी नहीं है, या आप समझते हैं कि ये फिर कोई इसके पीछे क्या पसे पसे मंजर क्या मामला होंगे फिर? अगर सर तो आप मुझे एक समझते हैं चीज कि इस वक्त बताइए। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर वो मामला इस वक्त नहीं हमारे सामने आ रहे, एजेंसियों की मुदाखलत उस तरह से नहीं हो रही, फिर यही जजेस जो हैं वो इमरान खान के हवाले से जो बड़े मशहूर भी हैं कि उनको उनको रिलीफ देने में ये पेश हैं, इनके ऊपर रेफरेंसेस भी हैं, मियाँ दाऊद के हवाले से भी एक रेफरेंस दाखिल किया गया है, उनके हवाले से उनकी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। पर ये मामला क्यों सामने आ रहे हैं? अगर तो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, फिर इसके पीछे खेल क्या हो सकता है कि अच्छा अगर सर मुझे एक चीज मुदाखलत नहीं भी बताइए। हो रही और इस तरह का वावेला मचाना, आप समझते हैं कि किसी किस्म का कोई शोर शराबा है, सिर्फ इसके पीछे हकीकत कोई नहीं है, तो फिर ये मंसूबा क्या हो सकता है? जिस तरह अच्छा की मियां दाऊद ने इमरान, कहा है कि हमें तशवीश है, हमें इन पे बिल्कुल यकीन नहीं है, हम इसी हवाले से हमारी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर ये मामला है क्या? फिर असल खेल क्या हो सकता है फिर ये? अच्छा देखें, असद बात यह है कि इमरान के बारे में जो इसकी तहरीक है, जो इसको इसकी पार्टी है, इसके बारे में तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब चीजें सामने आ चुकी हैं कि बैरूनी एजेंडा, बैरूनी ताकतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। हम्म। और मुझे भरपूर यकीन है कि अगर बैरूनी सपोर्ट इस बंदे को ना होती तो अब तक इसको 45 साल सजा हो चुकी होती जो इसने काम किए हुए। तोशा खाना, हम्म। जो वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसके अलावा और बहुत से मालूम पता नहीं क्या क्या हम्म। केस है। मैं यहाँ बोलना शुरू हो जाऊँ तो आपके प्रोग्राम चले का हमें अब टाइम एक खत्म। छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा हैं राजेश शाख साहब, इनकी तरफ चलेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे। सर 51 जमानतें 10 मिनट में, फिर फवाद चौधरी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना केस है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को भी जो है वो सज़ा मौतली के बाद जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया है। काबीना ने तो मुस्तरद कर दिया खत में जितने भी इल्ज़ाम थे कि एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं, और PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा था कि एजेंसियाँ वाकई मुदाखलत कर रही हैं। सर तकरीबन हमारे पास 100 केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें तकरीबन 50 में PTI को रिलीफ मिला है और 10 में जो है वो PTI के मुखालिफ गए हैं और 40 अभी पेंडिंग है। तो आप समझते हैं कि मुदाखलत फिर किसकी तरफ से हो रही है? मुदाखलत आपकी जमात की तरफ से हो रही है या मुदाखलत उनकी तरफ से हो रही है? शुक्रिया आसफ साहब। पहली बात तो ये है कि ये आज माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम हुआ है शाहपुर हाई कोर्ट से कि बल्कि उन्हें ये करना चाहिए था कि वो फूलों की माला डाल के ना गले में अमाद अजहर के, तो उससे रुखसत करना चाहिए था। जैसे पहले इमरान खान को मर्सिडीज में रुखसत, बल्कि तारीख रकम की गई थी कि एक कैदी को जो है ना फैमिली के मेंबर मिल सकते हैं, वो जाके गेस्ट हाउस में बैठेगा, कल हम दोबारा बैठेंगे या परसों फिर फैसला करेंगे। अब बात यह है कि अब ये चीज हमें क्लियर समझ आनी चाहिए कि ये ना सिर्फ ये लाडला है, बल्कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो इनको पूरा स्पॉन्सर भी कर रही है, इनकी पीठ के पीछे भी खड़ी है। जहां तक बात है जी कि तोशा खाना में जो इमरान खान साहब को जो रिलीफ दिया गया है, ये तो सिंपल सीधा केस है, उसमें बिल्कुल सीधा केस है। वो बंदा मान रहा है जी, कह रहा है जी कि मैंने तवाइफ लिए और मेरी मर्जी है जहां मर्जी में उन्हें बेचूं।
हालांकि उसका एक तरीकेकार था, एक प्रोसीजर था, वो अगरचे वो बंदा ले सकता था, वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, लेकिन वो नहीं किया गया। फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने घड़ी बेची, घड़ी की जो रसीदें, इस्लामाबाद की जो शॉप थी घड़ियों वाली, उससे रसीदें जाली रसीदें बनवाई हैं, जो मैच ही नहीं। जो उसको जो शॉपकीपर था उसने बाद में मीडिया पे आके कहा कि ये मेरी रसीद नहीं है, बल्कि मेरी जाली रसीद बना के इन्होंने पेश की है। अब इन हालात में अब बंदा क्या कह सकता है? मौजूद जज जो बैठे हुए उन्हें बंदा क्या कह सकता है? जब तो नैब की तरफ से सजा की गई ना कि ये सजा मौतली का केस है, तो इसको आप सजा को मौतल कर दें। उसके बाद ईद के बाद जो है समाअत दोबारा उसका आगाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, साइफर केस के अंदर भी FIA ने अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको मजीद जो है वो डिले नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि ईद के बाद या ये वक्ती तौर पर रिलीफ है, या ईद के बाद ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, तो उसमें भी आप कहते हैं चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी? अब देखें, ये तो भी सूरतल पता चलेगी ईद के बाद करते क्या है। ये जो जिन जज साहिबान ने ये जो जस्टिस को खत लिखा है ना, जब ये जवासो जलाल साहब ने जो बात की ना, आगे उसी को लेके चलूंगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले में जज कहाँ खड़े थे? उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया पे कहा कि इन्होंने मेरा मशर्ती बाइकाट किया हुआ था कि मेरी बच्ची की शादी पे जो इनके साथी जज थे वो नहीं आए, बल्कि उनसे बोलचाल भी बंद की हुई थी। तो मुदाखलत तब भी थी। अब सिर्फ बात इतनी है कि ये जो जज साहबान के लिए इतना ही कहूंगा कि ये इनकी मर्जी ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट की सीढ़ी लगा के छत पे चढ़े, हमारे बाद आने वाले सीढ़ी इस्तेमाल करके छत पे न चढ़े। बात इतनी सी है। जी 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 मैं आसिफ साहब के पास चलूंगा, उसके बाद दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये शेख साहब ने भी आज एक बयान दिया है कि एक बात करता था कि नून में से शीर निकलेगी, वो अभी तक अपने बयान में मौकफ हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सियासत है वो शहबाज शरीफ की चल रही है, और शहबाज शरीफ की सियासत सब कामयाबी से इस वक्त जो है ना वो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और नवाज शरीफ की सियासत तकरीबन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ये इस बात से आप इतफाक़ करते हैं उनकी कि ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब शायद वज़ीर आज़म लोग उनको देख रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बने, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, सियासत तो इस वक्त शहबाज शरीफ की चल रही है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये मामला कहाँ किस तरफ चले गए? अच्छा, बात यह है कि शेख साहब तो एक ऐसे इंसान है कि जिनकी बात पे तबसरा करना बिल्कुल टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वो उनकी अपनी सियासत तो बिल्कुल अब खत्म हो गई है, वो दूसरों की सियासत खत्म करना चाहते थे, खत्म हो गई है। बाकी जहां तक बात यह है कि नवाज शरीफ तो हकीकत है। PMLN में नवाज शरीफ एक वो वाहिद लीडर है जो जिनके ऊपर हर बंदा यकीन करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उन पे एतमाद करता है। बाकी प्लानिंग है जी, शहबाज शरीफ भी अपने भाई की सियासत को लेके आगे चल रहे हैं। इनका काम करने का जरा तरीकाकार डिफरेंट है। और देखें, जिस किस्म की असेंबली बनी है, जिस किस्म का ये जितनी पार्टियां यहाँ पे हैं, उसको मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ ऐसी असेंबली को चला सकते थे। ऐसी असेंबली को सिर्फ शहबाज शरीफ चला सकते थे। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में काम कर रहे हैं, अपनी बेटी के पीछे खड़े हैं वो। और बहुत सी जो चीजें मरियम नवाज ने जो इनकलाबी चीजें की हैं, अगरचे हमें अभी मतलब जाहिर है 1 महीना हुआ है उनको, 1 महीने में जितना काम मरियम ने किया है वो तो बहुत ज्यादा काम हो गया ना। एक साल तो इमरान खान की हुकूमत के लिए कहते थे कि ये हनीमून पीरियड पे चल रही है, और इनको कहते हैं चौथे दिन बाद पूछना शुरू हो गया इन्होंने काम किया। असद, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहा जाता है जी एजेंसियों की मुदाखलत। मुझे राजा साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, अमेरिका में हैं, ये अमेरिकन के रूल्स को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़े अच्छे सियासी सूझबूझ वाले तज्जिया नगार हैं ये। एजेंसियों का काम क्या होता है राजा साहब? मुल्की नजराती और जुग्राफियाई सिक्योरिटी। जी, एजेंसीज का सिर्फ जो किरदार है ना वो है लाइन ऑर्डर जो है ना उसकी सिचुएशन, मुल्की मफादात और जो बैरूनी जो तसल्लुत है उसके खिलाफ। नहीं सर, एजेंसियों का लॉ एंड ऑर्डर से कोई तल्लुक नहीं है। एजेंसियों से मुराद हमारी ISI और MI है। जी। सर, इनका काम ये है कि जो मुल्की मफादात के खिलाफ खुफिया साजिशें हो रही है ना, उनको बेनकाब किया जाए। वो जो जासूसी नेटवर्क आते हैं, वो जो कलबोशन जैसे लोग आके खुफिया तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर फैल जाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े अंपायर बनाए होते हैं, सियासत में घुस जाते हैं ना, उनका कला कमा करना।
तो तो ये अदालती राजा निज़ाम में तो कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं ना सर। जी मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जो जस्टिस होती है उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, कोई तल्लुक नहीं होता। जी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो मुल्क की मैनेजमेंट है, जो सियासत है उस या अदलिया है, उनमें उनका कोई किरदार नहीं होता। उनका जो किरदार है बाहर से जो चीजें मुल्क के खिलाफ हो रही होती हैं या अंदरूने मुल्क की चीजें हो रही हैं, उनको काउंटर करना उनका काम होता है। जी सर मुझे अगर एक सियासी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस जाए जिनका एजेंडा बैरूनी हो तो उनको कौन ठीक करेगा? उनको एजेंसियों ने बताना है ना, एजेंसियों ने उनको सामने लेके आना है ना कि वो पुलिस का तो वो काम ही नहीं है, पुलिस का तो काम डिफरेंट है। तो देखें, ये मेरे मुल्क की एजेंसियां हैं, इनका काम ये है कि मुल्क के खिलाफ कोई भी सियासतदान, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी जज, कोई आम बंदा, कोई फकीर अगर साजिश कर रहा है तो ये सामने लेके आती हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पिछले 2014 से लेकर आज आसिफ साहब, तक उनको सामने लेकर आके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उनको अदालतों में पेश करके अदालतों से सजाएं दिलवाना, सर असल में अदलिया तो ये प्रोसेस है ना। आपको जब आपको अदलिया सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही, वो सबूत देते हैं, उन्होंने सारे सबूत दिए। किस जगह पे उन्होंने मुझे बताएं, 9 मई का जो वाकया है, 9 मई के वाकये के ऊपर किसी को कुछ सबूत चाहिए क्या? ये जो जज जो आज फैसले दे रहे हैं, क्या इन्होंने नहीं देखा कि 9 मई को अलीमा खान कहां थी, जरताज गुल कहां थी, वो जो सनम जवेद है वो कहां थी, वो हमजा जो है आलिया हमजा वो कहां पे थी? क्या इनको नजर नहीं आया? इनको सबूत चाहिए। क्या इनकी आंखों ने नहीं देखा कि वो आग लगाने वाले कौन थे? मेरे इलाके में खातून है, वो लोगों को लेके जा रही है, जिसपे मंसूर अली खान ने एक प्रोग्राम भी किया था, वो लोगों को लेके जा रही है और आग लगवा रही है, और वो दंदनाती फिर रही है मेरे इलाके में, ऐसे सीना तान के फिर रही है। वो कहती है मुझे कोई आग लगा के दिखाए। सर ये आपको 9 मई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ असद। जी जी मैं राजा साहब से यही बात करूंगा। सर देखिए, अगर अदालतों पे, अगर जाहिर सी बात है यही बात पीएमएलएन के दौर के अंदर भी होती थी ना, जब पीएमएलएन की ज्यादतियां होती थी, उनको कहा जाता था कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज़ का नाम लिया, जो रिटायर्ड एक्स IAS चीफ भी हैं, जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के जरिए जो है अदालतों के फैसले तब्दील किए जाते थे, और आपके ही नवाज शरीफ और मरीम नवाज इन लोगों के खिलाफ फैसले लिखवाए जाते थे। तो ये मामला अभी आप समझते हैं कि अभी ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, और अगर आप अभी डिफेंड कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप लोगों को पक्का यकीन है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत नहीं हो रही या अदालतों के अंदर भी मुदाखलत नहीं हो रही? मेरा साहब वो जो बात थी ना मियाँ साहब के दौर में, वो तो इंतकाम लिया जा रहा था, पता नहीं मियाँ साहब से किस चीज का इंतकाम। तो यही था कि जो मुल्क तरक्की की राह पे चल रहा था, इंतकाम था जो मुल्क के अंदर जो मंसूबे आ रहे थे, इंतकाम था जो मोटरवेज बन रही थी, इंतकाम था जो डॉलर कंट्रोल किया था मियाँ साहब ने। तो जो बैरूनी चीजें होती है ना, जो बैरूनी साजिशें होती हैं, बैरूनी इलाकार होते हैं, या बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, उनका मंसूबा ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो डिस्टेबलाइज करने के लिए उनके पास ऑप्शन यही था कि मियां नवाज शरीफ को निकाल के बाहर किया जाए, उसको सजा दी जाए। मियां नवाज शरीफ एक फेस है जिस पे लोग इत्मीनाद करते हैं, ना सिर्फ मुल्क के लोग इत्मीनाद करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इत्मीनाद करते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट है या बाकी जो ममालिक हैं, चाइना है, वो सारे इत्मीनाद करते हैं। तो वो किया जा रहा था, वो एक मंसूबा था एस्टेब्लिशमेंट का, जो चंद जर्नैल थे उनका मंसूबा था, उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, और उसका नवाज शरीफ से इंतकाम नहीं लिया बल्कि इंतकाम लिया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के गरीब अवाम से इंतकाम लिया है। 2017 में देखें मुल्क कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। उस वक्त जो मुदाखलत हो रही थी ना, अब ये तो नहीं कह सकते सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अभी वो सूरत हाल मुख्तलिफ है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। देखें कहीं भी जाए ना, तो जो एक होती है ना, जो फितना होता है, या उसे यूं समझ लें कि जब वो अपने आखिरी मराइल में होता है ना, तो वो जरा शिद्दत अख्तियार करता है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन चंद अनासर हैं उनके जो हम ख्याल चंद अनासर हैं, या जो उन्हें पहले सपोर्ट करते थे आज ज्यादा खुल के नहीं कर सकते, छुप के कर रहे हैं। सपोर्ट तो है, ये तो है, इंटरनेशनल सतह पे तो कबल सपोर्ट है, लेकिन अंदरूनी सतह पे भी किसी हद तक जनाब साहब अभी यही बात कर रहे थे कि ये धांधली खुद करते हैं और फिर धांधली का रोना रोते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अदालत में जो मुदाखलत हो रही है वो पीटीआई के हक में हो रही है, तो ये रोना डाल रही है हमारे खिलाफ हो रही है? नहीं असद, देखें यार ऐसे एक चीज, सिर्फ एक चीज, अगर आज ये एजेंसियां
अदालतों को ये कहें कि इमरान की जमानत ले लो, तो इन जजों को यकीन करें कोई मुदाखलत नजर नहीं आएगी। इनको मुदाखलत तब नजर आ अच्छा। रही है जब, मतलब मैं तो कहता हूं एजेंसियों को खुल के मुदाखलत करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ खुल के आना चाहिए और खुल के इनके खिलाफ फैसले दिलाने चाहिए। भाई इनके पीछे जो ताकतें हैं, राजा साहब ने जिक्र किया, नहीं, फैसले इंटरनेशनल जो दिलाने चाहिए। ताकतें हैं, राजा पावर्स साहब, हैं। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा रास्ते पे निकल पड़े हैं। मेरे ख्याल से अगर तो कोई ऐसे जजेस मौजूद हैं तो उसके लिए तो फौरन आसिफ साहब आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि जब जुडिशल कमीशन, जब जुडिशल काउंसिल मौजूद है, एक आपने जज को मिसकंडक्ट करने पर आपने उनको फारिग किया है, दो डर के मारे इस्तीफा देके चले गए। जब फॉर्म्स मौजूद हैं, जब कानून अपना रास्ता अपना रहा है, तो फिर मुदाखलत की जरूरत तो नहीं है ना। आप ऐसे जजेस के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करें, उनके खिलाफ सबूत पेश करें, उनको फारिग करें, उनको घर भेजें उनको। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये रेफरेंस दायर होने चाहिए। असद साहब देखें, जो रेफरेंस की बात है ना वो दायर होने चाहिए, अल्लाह करे उन पे स्पीडी ट्रायल हो, वरना माजी में जो जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस था उसे वो चाहे वो बदयाल था साहब थे या वो सागर उसार साहब थे या उनके एक और थे वो उनके साथी एक और, ये 2-3 बंदे बदले तो उनका केस पेंडिंग पड़ा रहा है, उनका केस पेंडिंग पड़ा रहा है। तो जी असद, राजा साहब ने एक बात कही, जलाल साहब, उनकी शायद आवाज हमारे पास तक पहुंची। अच्छा जलाल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बातें बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 2021 के बाद दोबारा बहाली की तरफ बढ़ है। इमरान खान ने बड़े इल्ज़ामात लगाए अमेरिका के हवाले से कि मुदाखलत की गई, साजिश की गई। साइफर का मामला जाहिर सी बात है एक बड़ा सरगर्म रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। लेकिन इस वक्त ताल्लुकात जिस तरीके से बहाल हुए हैं, अमरीकी सदर की जानिब से जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया, फिर ख़त का जवाब भी बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया गया। आप ये समझते नहीं हैं कि ये मज़ीद सुबकी है सरबराह के लिए, PTI के सरबराह के लिए, जिस तरीके से उन्होंने ज़ाहिर सी बात है बड़ी कोशिश की बाइडन इंतज़ामिया के साथ मामलात को ठीक करने के लिए, उनके साथ दोबारा से रवाबित बहाल करने के लिए वो लॉबिंग वगैरह भी काफ़ी हायर की गई लाखों डॉलर की। साथ में आपको पता है कि कांग्रेस के जो मेंबर्स खत लिखा गया कि हमारी हिमायत में बात करें, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें तो बिल्कुल काम नहीं आई। उसके बावजूद फिर आप देखें कि अमेरिका की जानिब से बाकायदा आला सतह के ऊपर जो है वो ताल्लुकात की बहाली का आगाज़ भी हो गया, बल्कि मज़ीद आगे एक कोलिशन के हवाले से भी कुछ मुस्बत खबरें हमारे सामने आ रही हैं। तो इस पर आपका क्या तज़्ज़िया है? अच्छा देखें, अमेरिका की तो मजबूरी है, उसने हुकूमत के साथ चलना है, ठीक है। मेरा ख्याल है वो हर हुकूमत को इसी तरीके से सपोर्ट करता है, हमें भी कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहता है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त अगरचे PTI वाले तो कहती है कि जमहूरी हुकूमत नहीं है, मगर सारी दुनिया कहती है कि ये खालिद जमहूरी हुकूमत है, अगरचे एक कमजोर हुकूमत है। आपने बात की, मैं थोड़ा सा वो जजों पे आ जाऊं, जजों के खिलाफ रेफरेंस की। आपने कहा कि रेफरेंस देखें, रेफरेंस बनाती है मजबूत हुकूमतें। मियां नवाज शरीफ की अगर इस वक्त हुकूमत होती तो मेरा ख्याल है कि हालात कुछ और होने थे, ये हालात नहीं होने थे। ये जो डरा हुआ सहमी हुकूमत है ना, ये नहीं होनी थी। तो अमेरिका के साथ हमारे तलकात होने चाहिए, मगर अमेरिका से डर भी बहुत लगता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है, ठीक है ना। नहीं, अमेरिका से डर लगता है या वहाँ पे हुकूमतें चेंज होने से डर लगता है आपको? अमेरिका से, पूरे अमेरिका से डर लगता है जी। वो जो भी हुकूमत आप क्या आती है समझते ना, हैं कि अभी जाहिर सी बात है बाइडन इंतजामिया अमेरिका की जानिब से किसी तो भी किसी सूरत किस्म में की घास सी नहीं पैक डाली को जा रही हजम इमरान खान नहीं को? करेगा। अब देखें नहीं, अमेरिका आगे अगर किसी आप भी समझते सूरत हैं कि में, कोई ट्रम्प इंतजामिया आने के बाद अगर वहाँ पे कोई मामला चेंज होते हैं, सियासी मंजरनामा चेंज होता है, तो उसका कोई पाकिस्तान पे भी असर पड़ सकता है? देखिए ट्रम्प पहले भी रहा है, कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर फर्क तो नहीं पड़ा। वो तो उनकी एक ही पॉलिसी है जो चलनी है, चाहे ट्रम्प हो या बाइडन हो। जो चंद दिन पहले अटैक हुआ है चाइनीज के ऊपर, वो कौन करने वाला है, कौन करवाने वाला है? ठीक है, सबको पता है कौन सी पावर्स हैं जो सी पैक के खिलाफ है, जो सी पैक को यहाँ नहीं बनने देती। चाइनीज के ऊपर जब अटैक होता है तो वो सी पैक के ऊपर अटैक होता है। तो सबके सामने ये चीजें हैं। तो उसके बाद जाहिर सी बात है चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी थोड़ी सी तलखी आ जाती है। इस हवाले से तलखी नहीं आती कि उन्होंने मिल के नहीं चलना। मेरे ख्याल से वो एक अफसोस का इजहार किया जाता है सिक्योरिटी के हवाले से। सर तो चाइना को पता है, आगे जो चाइना रिलेशंस को हैं, पता है, असल चाइना को पता है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। चाइना कोई छोटा मुल्क नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है।
और हमसे वो बहुत आगे हैं। उनको पता है कि ये करने वाले कौन है, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का क्या किरदार है। ये तो मजबूर बेबस है। हमारे तो अपने आप देखे ना कि कितने आर्मी अफसर को चंद दिन पहले वो शहीद किया गया बलोचिस्तान में एयरपोर्ट के जो सॉरी जो आपका पीएफ बेस है उसके ऊपर अटैक होता है। वो चाइना को पता है सारा। और मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों के ऊपर चाइना हमसे नाराज होगा। हाँ, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, बहुत टाइट होनी चाहिए थी। जितनी सिक्योरिटी दी गई है मेरी जाती राय में उससे भी डबल कर देना चाहिए उसको। और अगर चाइना सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा सा पूछता है तो वो जायज है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आगे आने वाले हालात हैं, ये हुकूमत अपना किस तरह से मुद्दत पूरी कर सकेगी और इनके जो चैलेंजेस हैं उनसे सही तरह से निपट सकेंगी? जाहिर सी बात है, एक मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी बज़ाहिर अगर हम देखें तो एक सिक्योरिटी जो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आने जा रहा है। इसके ऊपर कोई मजीद इक़दामात भी होंगे, कोई बड़े फैसले भी होते हुए नजर आएंगे हमें? सर, सिक्योरिटी का तो जो इशू है ना, वो तो मुझे 100% यकीन है। आपको याद होगा 2013, मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से 2013 याद है। इससे ज्यादा बुरे हालात थे। और मतलब दिनों में, मैं दिनों की बात करूंगा, महीनों में नहीं, हमारी पाक फौज ने पूरे मुल्क में अमन कायम कर दिया था। ठीक है, हमारी एजेंसियों में इतनी इस्तात है, इतनी सलाहियत है कि ये इन लोगों को काबू कर सकती है। मगर हम अपनी एजेंसियों को गालियां देना तो बंद करें ना। आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं। अच्छा, जब से वो ट्विटर पे थोड़ी सी पाबंदियां लगी है ना, उसके बाद सब उनका ना वो आ गया फेसबुक के ऊपर। अब यकीन करें, मेरे मैं पास 30 मतलब सेकंड्स हैं आसिफ साहब। मैं राजा इश्तियाक साहब जो है वो उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, ये अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात इस हवाले से, इस पर अगर शॉर्टली अगर मुझे आप अपना इसमें एक तज्जिया अगर आप दे दें, ये आपको लगता है कि ये बड़ी मेहनत की गई खान साहब की जाने से कि किसी तरीके से अमेरिका साथ दे? जाहिर सी बात है, पहले साइफर का इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका की साजिश का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इलेक्शन के बाद और उस दौरान जो ये कैद में रहे, ख़त भी लिखते रहे, कांग्रेस के मेंबर से भी रब्ते करते रहे, लॉबिंग फर्म्स को भी वहाँ पे हायर करते रहे, उसके बावजूद नाकामी देखने को मिली उनको। और जो बाइडन की जानिब से ख़त लिखने की जाहिर सी बात है वजह यही है कि बहाली की तरफ जा रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। इस पर आप क्या कहते हैं कि ये मुस्बत पेशरफ्त है? जी, एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है। देखिए, बात यह है कि खान साहब ने लाखों नहीं करोड़ों डॉलर स्पेंड किए, ठीक है, उस अपने मकसद के लिए, फर्म हायर की, बाकी चीजें की हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है ना, ये बड़े सियाने लोग होते हैं। ये अपने जो बड़े मफादात होते हैं ना, बड़े मफादात के लिए छोटे मफादात को कुर्बान करते हैं। खान साहब की सपोर्ट तो वो कर रहे हैं, एक हद तक कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके साथ ताउन अपना जारी रखना है और उसने खान साहब के साथ भी अपना ताउन जारी रखना है। तो आसिफ साहब कह रहे हैं कि बड़े खतरनाक लोग होते हैं। जी जी, आसिफ साहब कहते हैं बड़े खतरनाक लोग होते हैं। नहीं, खतरनाक, देखें, खतरनाक तो है वो। पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क जो है ना, अपने मफादात के लिए वो हमेशा दूसरे के लिए खतरनाक होता है। जो जब उनके अपने मफादात आते हैं तो फिर वो, चाहे उनका नेबर है या वो कोई और है, तो उसके लिए वो उस तरह के ख्यालात नहीं रखते हैं, उस तरह के जज्बात नहीं होते उनके, जिस तरह के। तो राजा साहब, आप क्या समझते हैं कि क्विकली अगर मुझे 30 सेकंड में, क्या वहाँ पे अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, अगर वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पे भी उसका कोई असर पड़ेगा? अगर ट्रम्प इंतजामिया आती है तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि मियाँ साहब ने तो उन्हें झंडी दिखाई थी, वो तावन नहीं कर रहे थे उनके साथ ना कुछ मामलात पे। तो याद होगा कि जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो ट्रम्प साहब ने वहाँ प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि इमरान खान के साथ मिलकर काम करेंगे। जो पहली गवर्नमेंट थी मियाँ साहब की, वो हमारी बात मानते ही नहीं थे। तो उन्हें यकीन है कि वो किसी हद तक जो है ना, मैं समझता हूँ कि ताउन तो करेंगे, लेकिन उस तरह का शायद ताउन ना करें जिस तरह का इमरान खान के साथ वो ताउन करते। इमरान खान तो फ्लेक्सिबल आदमी था, उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा था। बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की जो है कमी है, हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम के अंदर हम दावत देंगे। एक बात मैं कहता हूँ कि अमेरिका में ट्रम्प को आना चाहिए। आसिफ साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया। क्या दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका में ट्रम्प को आना चाहिए। पाकिस्तान में अमेरिकन इमरान को इसके ऊपर हम मजीद किसी और प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को दोबारा दावत देंगे प्रोग्राम के अंदर इस पर डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा जो है ना आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इख्तिलाफ, और आप देख रहे थे